नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। मेघालय में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेघालय घूमने का विचार कर रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि आप अपनी जर्नी, अपना टूर स्वयं प्लान करें और सारे अरेंजमेंट स्वयं ही करें। इसके लिए आपको इन इलाकों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और दूसरा ऑप्शन जो कि आपके लिए बहुत ही किफ़ायती और आरामदायक हो सकता है, वो है टूर पैकेज लेने का, जिसमें कि आपको कोई भी अरेंजमेंट स्वयं नहीं करना होता। सारे अरेंजमेंट ट्रैवल कंपनी, ट्रैवल एजेंसी आपके लिए करके देती हैं, जिससे कि बिल्कुल फ्री माइंड होकर आप अपने हॉलीडेज़ को एंजॉय कर सकते हैं। इन्हीं बेनिफिट्स को देखते हुए हमने भी एक टूर पैकेज बुक किया है मेघालय के लिए वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसमें हमें सारी सुविधाएं इंक्लूडेड मिली हैं। अब ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं मेघालय। हमारा ये मेघालय ट्रिप 9 डेज़ का होने वाला है, जिसमें कि हम घूमेंगे चेरापूंजी, डॉकी, माउलिंगनोंग, मौसिनराम, शिलोंग और मेघालय के अन्य प्रसिद्ध स्थानों को। हमारे मेघालय टूर की शुरुआत होती है गुवाहाटी एयरपोर्ट से, क्योंकि गुवाहाटी हम पहुंचे हैं बाय एयर। एक्चुअल में मेघालय में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है जो कि स्थित है शिलोंग में, और मेघालय में सिर्फ एकमात्र रेलवे स्टेशन है जो कि शिलोंग से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर है, और दोनों की ही कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसलिए चेरापूंजी घूमने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होता है गुवाहाटी में, जो कि वेल कनेक्टेड है। यहाँ पर आप बाय फ्लाइट या बाय ट्रेन बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। गुवाहाटी पहुंचने के लिए हमने डायरेक्ट फ़्लाइट ली थी दिल्ली से, जिसका ड्यूरेशन था लगभग 2.5 घंटे का। और अब गुवाहाटी पहुंचते ही हमें लेने आ चुकी है गाड़ी, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है, और अब इसी से हम सभी स्थानों को घूमेंगे। आज हमारे मेघालय टूर का पहला दिन है और सबसे पहले हम चल रहे हैं चेरापूंजी के लिए। गुवाहाटी से चेरापूंजी का डिस्टेंस है लगभग 170 किलोमीटर्स का, जिसे आप प्राइवेट कैब या बस की सहायता से बहुत आसानी से पार कर सकते हैं, क्योंकि रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। गुवाहाटी से चेरापूंजी अगर आप बाय बस जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गुवाहाटी से शिलोंग के लिए बस लेनी होगी, और फिर शिलोंग से आपको बस चेंज करनी होगी चेरापूंजी के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं चेरापूंजी में। गुवाहाटी से चेरापूंजी पहुंचने में हमें लगभग 5.5 से 6 घंटे का समय लगा है, लेकिन रास्ता बहुत ही सुंदर और हरियाली से भरा हुआ था। अब बात करें कि चेरापूंजी में आप कहां पर रुक सकते हैं, तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि चेरापूंजी, जिसे सोहरा भी कहा जाता है, ये इसमें कई सारे गांव आते हैं, और गांव-गांव में आपको कई सारे होम स्टेज मिल जाएंगे। होम स्टे कुछ इस तरह के घर होते हैं जहां पर कई सारे रूम्स होते हैं और अच्छी फैसिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आप इजीली रुक सकते हैं। अगर आप होम स्टे में नहीं रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर रिसॉर्ट्स भी हैं और होटल्स भी हैं, वहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। लेकिन होम स्टे के कंपैरिजन में रिसॉर्ट्स और होटल्स थोड़े महंगे पड़ते हैं, तो आप अपने बजट के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चेरापूंजी में रुक सकते हैं। चेरापूंजी में जिस रिसॉर्ट में हम रुकने वाले हैं, इस रिसॉर्ट का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। इस रूम को आप देखेंगे तो ये ट्रेडिशनल खासी कल्चर में बना हुआ है। इसकी दीवारें पत्थर की बनी हुई है, और इसकी छत आप देखेंगे तो वो वुडन छत है, यानी कि लकड़ी की बनी हुई है। यहाँ पर ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए भी रूम में वो सारी सुविधाएं दी गई हैं जो कि हमारे स्टे को कंफर्टेबल बनाती हैं। इस रिसॉर्ट का नाम है साई मीका रिसॉर्ट, जो कि एक काफ़ी अच्छा रिसॉर्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह के कॉटेजेस बने हुए हैं। ये पूरा रिसॉर्ट नेचर के बीच में है। यहाँ पर आकर आप नेचर को बहुत क्लोज में एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
यहाँ पर कॉटेजेस के साथ साथ एक बड़ा सा गार्डन एरिया है, स्विमिंग पूल की फैसिलिटी है और बहुत ही सुंदरता वाला माहौल है। वैसे तो जिस कॉटेज में हम रुके हुए हैं ये हमारे टूर पैकेज में शामिल है, लेकिन एक जनरल टैरिफ की जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप साई मीका रिसोर्ट में रुकते हैं तो आपका एक दिन का कॉस्ट लगेगा लगभग 6,500 से 7,000 रुपये का, जिसमें कि आपका 2 लोगों का ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि ये जो रेट्स हैं ये सीज़न वाइज बदलते रहते हैं। अगर यहाँ पर क्राउड ज़्यादा है तो इसके रेट्स हाई भी हो सकते हैं। चेरापूंजी घूमने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है प्राइवेट टैक्सी या कैब को बुक करने का। अगर आप चाहें तो स्कूटी या बाइक रेंट पर भी ले सकते हैं। चेरापूंजी में कुछ रेंटल शॉप्स हैं जहां पर स्कूटी और बाइक आपको रेंट पर मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप शिलोंग से आ रहे हैं तो वहां से भी आप स्कूटी या बाइक को रेंट पर ले सकते हैं। चेरापूंजी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पर पब्लिक व्हीकल्स टाइम टू टाइम ही चलते हैं। तो अगर आप चेरापूंजी को अच्छे से देखना चाहते हैं, फ्री माइंड होकर देखना चाहते हैं, तो प्राइवेट व्हीकल बुक करना ही आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब चेरापूंजी के एक प्रसिद्ध वाटरफॉल को हम देखने आ गए हैं जिसका नाम है नौह कालिकाई वाटरफॉल। इस वाटरफॉल का डिस्टेंस चेरापूंजी सेंटर से लगभग 7 किलोमीटर्स का है और ये वाटरफॉल भारत के सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स में से एक है। इसकी हाइट के बारे में बात करूं तो ये 340 मीटर्स की ऊंचाई से गिरता है। नौह कालिकाई वाटरफॉल को देखने का टिकट शुल्क लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का और इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ओपन रहता है। अब आ चुकी है चेरापूंजी की मौसमाई केव्स, जिसका डिस्टेंस चेरापूंजी सेंटर से लगभग 4 किलोमीटर्स का है और 7 सिस्टर वाटरफॉल से ये लगभग 1.5 किलोमीटर्स की दूरी पर है। मौसमाई गुफा देखने का टिकट शुल्क लगता है 30 रुपीज़ पर पर्सन का और इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 9:30 बजे ओपन हो जाती है और शाम 5:30 बजे तक ओपन रहती है। अब थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़कर हम पहुँच चुके हैं मौसमाई केव्स के एंट्रेंस पर। यहाँ से इस गुफा की शुरुआत होती है। मौसमाई केव्स में जब आप अंदर की ओर चलेंगे तो कई जगह गुफा आपको चौड़ी नज़र आएगी और कई जगह आप देखेंगे तो गुफा काफ़ी पतली है और सकड़ी है। जैसे कि अभी जिस रास्ते से मैं गुजर रहा हूँ ये रास्ता काफ़ी पतला है और बीच में आपको सर बचा के चलना होगा, अदरवाइज़ सिर में लग सकती है। मौसमाई गुफा को देखने में आपको लगभग आधा से 1 घंटे का समय लगेगा। कुछ समय अगर आप चाहें तो गुफा के अंदर बैठकर भी बिता सकते हैं और इस प्राकृतिक नज़ारे को एंजॉय कर सकते हैं। अब मौसमाई गुफा से मैं बाहर आ चुका हूँ। ये गुफा काफ़ी अमेजिंग थी और एडवेंचरस थी। इस गुफा में प्रवेश करने के लिए एक अलग रास्ता है और इससे निकास करने के लिए एक अलग रास्ता है। ये वाला है एग्जिट गेट, जहाँ से हम बाहर की ओर आ चुके हैं। गुफा में घूमने का अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। मौसमाई केव्स के पास कुछ ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर यहाँ की लोकल ट्रेडिशनल चीज़ें मिलती हैं जो कि यहाँ पर बनाई जाती हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें भी यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अब आ चुका है चेरापूंजी का सबसे लोकप्रिय वाटरफॉल जिसका नाम है नौह सिंगथियांग वाटरफॉल, जिसे कॉमनली 7 सिस्टर्स वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। ये वाटरफॉल बहुत ऊंचाई से गिरता है। इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो ये 315 मीटर्स की ऊंचाई से गिरता है, जिसे अगर फीट्स में हम बोलें तो वो होगा 1033 फीट्स, यानी कि 1033 फीट्स की ऊंचाई से ये वाटरफॉल गिरता है। ये एक तरह का सेगमेंटेड वाटरफॉल है, यानी कि इसमें 7 धाराएं अलग अलग गिरती हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो आपको कई सारी धाराएं भी नज़र आएंगी। इसे जो बेस्ट टाइम है देखने का वो है मॉनसून का, यानी कि जून से सितंबर तक इसका जो फ्लो होता है वो बहुत अच्छा नज़र आता है।
ये वाटरफॉल चेरापूंजी सेंटर से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसको देखने का कोई टिकट शुल्क नहीं लगता है। इसे आप कभी भी देखने आ सकते हैं। सेवन सिस्टर वाटरफॉल के साथ अगर आप अच्छे पिक्चर्स क्लिक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बनी रेलिंग के पास में आ सकते हैं। यहाँ से वाटरफॉल का अच्छा नज़ारा देखा जा सकता है। यहाँ पर खड़े होकर आप काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। सेवन सिस्टर वाटरफॉल को देखने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ पर आप आधा से 1 घंटा बिता सकते हैं। चेरापूंजी के खान पान की अगर बात करें तो यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन फूड्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और हर एक रेस्टोरेंट में, हर एक होटल में आपको नॉन वेज फूड बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी जगह रहेगी। लेकिन अगर आप एक प्योर वेजिटेरियन हैं हमारी तरह, तो आपको यहाँ पर प्योर वेज रेस्टोरेंट थोड़े कम ही मिलेंगे। 3 ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिन्हें मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा प्योर वेज के कैटेगरी में। एक तो है ऑरेंज रूट रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप प्योर वेज फूड ट्राई कर सकते हैं। एक है जीवा और एक है ग्रीन लीफ रेस्टोरेंट। ये बिल्कुल प्योर वेज हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, यहाँ पर आप भोजन ले सकते हैं। लेकिन ये रेस्टोरेंट्स थोड़े एक्सपेंसिव हैं। अगर आप यहाँ खाना खाते हैं तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। और भी रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ के लोकल लोगों से पूछना होगा। आज हमारा दूसरा दिन है इस ट्रिप का। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है जो कि काफ़ी अच्छा है और हमारे टूर पैकेज में शामिल है। और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चल रहे हैं चेरापूंजी को एक्सप्लोर करने। चेरापूंजी से लगभग 11 किलोमीटर्स की दूरी पर अब आ चुका है डेंथलेन वाटरफॉल, जो कि एक काफ़ी बड़ा वाटरफॉल है। और इस वाटरफॉल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम इसे इसके ओरिजिन पॉइंट से देख सकते हैं। यानी कि ये वाटरफॉल जहाँ से गिरता है वहाँ से भी हम इसका नज़ारा देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पानी के किनारे बैठकर कुछ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। डेंथलेन वाटरफॉल के साथ अगर आप क्लोजअप में पिक्चर्स लेना चाहते हैं तो आप वाटरफॉल के ओरिजिन पॉइंट के पास में भी आ सकते हैं। यहाँ से क्लोजअप में आप फोटोज क्लिक कर पाएंगे। डेंथलेन फॉल को देखने में लगभग आधे से 1 घंटे का समय लगेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ और समय भी बिता सकते हैं। डेंथलेन फॉल से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर अब हम आ चुके हैं वाई सिडोंग वाटरफॉल को देखने। इस वाटरफॉल को देखने का 100 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट चार्ज लगता है, जिसे आप यहाँ बने विंडो से परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन एक ख़ास बात है कि इस वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ी ट्रैकिंग करनी होती है। ये लगभग 10-15 मिनट का ट्रैक है, जो कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बता रहे हैं। और ये जो सीढ़ियाँ हमें उतरनी है इस ट्रैक के दौरान, वो लगभग 250 सीढ़ियाँ हैं, जिसे उतर कर हम पहुंचते हैं वाई सिडोंग वाटरफॉल तक। अब वाई सिडोंग वाटरफॉल के काफ़ी करीब हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो वाटरफॉल आपको स्टेप्स में गिरता हुआ नज़र आएगा। एक्चुअल में ये 3 स्टेप वाटरफॉल है, जो कि 3 स्तरों में गिरता है। लेकिन अभी जहाँ से हम इसे देख रहे हैं, ये इसका सिर्फ व्यू पॉइंट है। वाटरफॉल तक भी जाया जा सकता है और उसके लिए हमें थोड़ी और ट्रैकिंग करते हुए नीचे की ओर जाना होता है। वाटरफॉल के व्यू पॉइंट से जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो रास्ता थोड़ा कच्चा आता है और वुडन स्टेप्स हमें नज़र आती हैं, जो कि खड़ी सीढ़ियां हैं जिनसे हमें नीचे की ओर उतरना होता है। यहाँ से आगे का रास्ता कच्चा ही है और थोड़ा सा स्ट्रगलिंग वाला रास्ता है। अगर आपके पास स्टेमिना अच्छा है तो आप पार कर लेंगे, अदरवाइज़ थोड़ी प्रॉब्लम आपको यहाँ हो सकती है। फाइनली ट्रैक कंप्लीट करके हम पहुंच चुके हैं वाई सिडोंग वाटरफॉल के बिल्कुल पास में। जो ट्रैक हमने किया व्यू पॉइंट के बाद वाला, वो ज़्यादा बड़ा नहीं था। हालांकि थोड़ा टफ ट्रैक था, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं था। उसे आप इजीली कम टाइम में पार कर सकते हैं।
वाईसीडोंग वाटरफॉल के जब आप करीब आएंगे तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे कि वाटरफॉल 3 स्टेप्स में नीचे की ओर आता है और काफ़ी सुंदर ये नज़र आता है। अगर आप वाटरफॉल के पास में आते हैं तो यहाँ खड़े होकर आप वाटरफॉल के साथ बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर पाएंगे। इस वाटरफॉल को घूमने में आपको 1 से 2 घंटे का समय लगेगा और अगर आप यहाँ नहाना चाहते हैं तो आप और समय भी ले सकते हैं। चेरापूंजी सेंटर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर अब आ चुकी है अरवाहा केव, जो कि एक रहस्यमय गुफा है। इस गुफा को देखने का टिकट शुल्क लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का, लेकिन गुफा तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ी ट्रैकिंग करनी होती है। अब ट्रैक करके हम अरवाहा केव के एंट्री गेट पर पहुंच चुके हैं। जो ट्रैक हमने किया वो लगभग 500 मीटर्स लंबा था, लेकिन बहुत ही अच्छा ट्रैक था, पूरी तरह हरियाली से भरा हुआ था। ये जो गुफा का एंट्री गेट है यही एंट्री है और यही एग्ज़िट है, यानी कि ये 1 वे है। इसी से हमें अंदर की ओर प्रवेश करना होगा और इसी से हम बाहर आएंगे। अरवाहा केव के अंदर एक मेन गुफा के अलावा और भी कई सारी गुफाएं हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो ये है मेन गुफा वाला पोर्शन जो कि काफ़ी चौड़ा है, लेकिन अभी ये एक डार्क एरिया है जिसे मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि गुफाएं कैसे इंटरकनेक्टेड है इसके अंदर। जैसे कि अभी हम इस गुफा के अंदर घुसे, लेकिन इस साइड आप देखेंगे, इस साइड में जहाँ अंधेरा है इस साइड एक और गुफा है, और उस गुफा के अंदर भी आप देखेंगे तो इधर एक और गुफा है और उधर भी एक और गुफा है, और इधर की साइड और आएंगे तो यहाँ पर भी एक गुफा है। अंदर कोई लाइट्स नहीं है इस छोटी छोटी गुफाओं के अंदर, लेकिन अंदर जाया जा सकता है। इस वजह से इन्हें मिस्टीरियस केव कहा जाता है। ऐसी गुफाएं जिनके अंदर खोजा जा सकता है, और भी रास्ते खोजे जा सकते हैं, और गुफाएं ऐसी हैं जो आगे जाके एंडलेस हैं। दूसरी गुफा के अंदर ये चली जाएगी तो अंदर जाने में आपको थोड़ा डर भी लग सकता है। अरवाहा केव एक्चुअल में लगभग 3 किलोमीटर लंबी है, लेकिन टूरिस्ट के लिए एक छोटा पोर्शन ही खोला गया है। और जो फॉसिल्स वाली बात है कि फॉसिल्स आप इस गुफा में कहाँ देख सकते हैं, तो एक गुफा की जो दीवारें हैं, इसकी जो छत है, उस पर आप देखेंगे तो आपको अलग अलग आकृतियाँ नज़र आएंगी, और उन आकृतियों को जब आप देखेंगे समुद्री जीवों के शेप से मिला करके, तो आपको वो आकृतियाँ वैसी ही नज़र आएंगी जैसे कि शंख, घोंगे। लेकिन इस पोर्शन तक आप आ सकते हैं और अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। इस गुफा को देखने में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा, और अगर आप इसको और अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप अपना और टाइम यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है। ऐसा थ्रिलिंग अनुभव हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाता। आज हम चल रहे हैं चेरापूंजी के सबसे फेमस और सबसे एडवेंचरस रोड ब्रिज को देखने, जिसका नाम है डबल डेकर लिविंग रोड ब्रिज। लिविंग रोड ब्रिज का डिस्टेंस चेरापूंजी सेंटर से 21 किलोमीटर्स का है, और ट्रैकिंग के लिए हमें सबसे पहले पहुंचना होता है टेना विलेज तक। अब हम पहुंच चुके हैं टेना विलेज में, जहां से लिविंग रोड ब्रिज के लिए ट्रैकिंग की जाती है। इस पॉइंट से लिविंग रोड ब्रिज का डिस्टेंस है लगभग 3 किलोमीटर्स का, यानी कि इस पॉइंट से हमें लगभग 3 से 3,500 सीढ़ियाँ उतरकर नीचे की ओर जाना होगा। अब 2000 सीढ़ी उतरकर हम पहुंच चुके हैं सिंगल डेकर रोड ब्रिज के पास में। यहां से बस 3 मिनट लगते हैं सिंगल डेकर रोड ब्रिज पहुंचने में। अब सिंगल डेकर रोड ब्रिज के बिल्कुल पास में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा सिंगल डेकर रोड ब्रिज, जो कि काफ़ी बड़ा ब्रिज है
और रबर ट्री की जड़ों का इस्तेमाल करके इसे बनाया गया है। स्पेशली इस पॉइंट पर आकर आप बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत घनी जड़ें हैं जो कि यहाँ से दिखाई देती हैं। अब सिंगल डेकर रोड ब्रिज को एक्सप्लोर करने के बाद हम चल रहे हैं डबल डेकर रोड ब्रिज के लिए, और उसके लिए हमें लगभग 1500 सीढ़ियाँ और उतरनी होगी, फिर हम पहुँचेंगे डबल डेकर के लिए। फाइनली अब हमारा ट्रैक कंप्लीट हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं डबल डेकर रोड ब्रिज के बिल्कुल पास में। यहाँ तक पहुँचने का जो ट्रैक था वो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, हम इजीली स्टेप्स उतरकर यहाँ तक पहुँच गए हैं। कुछ सीढ़ियाँ हमने चढ़ी भी हैं, लेकिन बहुत सारी सीढ़ियाँ उतरने वाली थी। आप यहाँ पर कम टाइम में पहुँच सकते हैं, लगभग 2-2.5 घंटे में तो बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, डबल डेकर रोड ब्रिज को देखने का 50 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट चार्ज लगता है, जिसे आप यहाँ बने विंडो से परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ ब्रिज के ऊपर से आप देखेंगे तो नीचे आपको वाटरफॉल का बहुत अच्छा नज़ारा नज़र आएगा। ये वाटरफॉल यहीं से गिरता है, यहाँ पर आप नहा भी सकते हैं और इस खूबसूरत नज़ारे के साथ अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। डबल डेकर रोड ब्रिज से आगे भी जाया जा सकता है, जहां पर ब्लू लगून और रेनबो फॉल्स हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत होगी। इसके लिए आपको अपनी ट्रैकिंग सुबह 5 या 6 बजे से ही शुरू करनी पड़ेगी और फिर आप जा सकते हैं रेनबो फॉल्स तक। ब्लू लगून यहाँ से 30 मिनट्स की दूरी पर है, और अगर आप रेनबो फॉल्स जाना चाहते हैं तो 1 आवर की दूरी पर है, यानी कि 1 घंटा वहाँ तक पहुँचने में लगता है। लिविंग रोड ब्रिज को देखने के लिए आपको पूरे 1 दिन की आवश्यकता होगी, जिसमें कि अगर आप चाहें तो लिविंग रोड ब्रिज तक ही ट्रैक कर सकते हैं, या फिर इससे आगे ब्लू लगून या फिर रेनबो फॉल तक के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन 1 दिन आपको पूरा रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैक में आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है। आज हमारे मेघालय ट्रिप का 4th डे है। हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है और अब हम चल रहे हैं चेरापूंजी को एक्सप्लोर करते हुए डॉकी के लिए। चेरापूंजी सेंटर से लगभग 8 किलोमीटर्स की दूरी पर अब आ चुका है वाह काबा फॉल्स, जो कि शिलोंग रूट पर पड़ता है। इस वाटरफॉल का टिकट शुल्क लगता है 30 रुपीज़ पर पर्सन का, और इस वाटरफॉल के लिए हमें थोड़ा ट्रैक करते हुए नीचे की ओर जाना होता है। अब वाह काबा वाटरफॉल के क्लोज़र व्यू पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से वाटरफॉल को हम बहुत नज़दीक से देख सकते हैं। वाटरफॉल की जो फुहारें हैं वो भी यहाँ तक आती है, जिनका अनुभव काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर आकर भी आप अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। वाह काबा वाटरफॉल को देखने में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पर चढ़ने और उतरने में भी थोड़ा समय लग जाता है। चेरापूंजी सेंटर से लगभग 15 किलोमीटर्स की दूरी पर अब आ चुका है गार्डन ऑफ केव्स, यानी कि गुफाओं का बगीचा। यहाँ पर कई सारे इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं जिन्हें देखा जा सकता है। इस गार्डन ऑफ केव्स को देखने का टिकट शुल्क लगता है 100 रुपीज़ पर पर्सन का। गार्डन ऑफ केव्स के अंदर टोटल 11 स्पॉट्स हैं जिन्हें यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ पर गुफाएँ भी हैं, जहाँ पर आपको कुछ इस तरह का माहौल मिलेगा। काफ़ी थ्रिलिंग और एडवेंचरस एक्सपीरियंस होता है जब हम अंदर आते हैं। अब गुफा के अंदर हमने प्रवेश कर लिया है। ये काफ़ी बड़ी सैंडस्टोन की गुफा है, यानी कि ये जो रेतीला पत्थर होता है उसकी गुफा है, और इसके अंदर कई जगह आप देखेंगे तो पानी रिसता हुआ भी नज़र आएगा, यानी कि एक वेट केव है जिसके अंदर हमें थोड़ा झुक झुक करके अंदर की ओर प्रवेश करना होता है। अब गार्डन ऑफ केव्स का हमारा टूर कंप्लीट होता है। इस पूरे स्थान को देखने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 600 से 700 मीटर्स हमें चलना होता है।
चेरापूंजी से लगभग 23 किलोमीटर दूर अब आ चुका है डुआन सिंह सीएम व्यू पॉइंट, जिसे मैकडॉक डिम्पैप व्यू पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से नीचे अगर हम और जाना चाहते हैं वाटरफॉल के व्यू पॉइंट तक, तो उसके लिए 50 रुपीज़ पर पर्सन का हमें टिकट परचेज़ करना होता है और फिर हम जा सकते हैं नीचे की ओर। अब सीढ़ियाँ उतरकर हम पहुँच चुके हैं वाटरफॉल के पास में। यहाँ तक पहुँचने में हमें लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगा, लेकिन ये जगह बहुत ख़ास है। अगर आप सीढ़ियाँ उतरकर आते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं, तो आपको कुछ इस प्रकार का नज़ारा देखने मिलेगा। और इस वाटरफॉल के नीचे आप देखेंगे तो एक ब्लू कलर का एक छोटा सा पॉन्ड भी बना हुआ है, जो भी देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इस स्थान पर आकर आप अच्छा समय बिता सकते हैं और वाटरफॉल के साथ अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। इस वाटरफॉल को देखने में आपको लगभग 1 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि कुछ सीढ़ियाँ आपको उतरनी पड़ती हैं और उन्हीं सीढ़ियों को चढ़कर आपको ऊपर की ओर जाना होता है। अब हम चल रहे हैं चेरापूंजी से डॉकी के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 84 किलोमीटर्स का। डॉकी पहुंचने के लिए आप टैक्सी, कैब या बस की सहायता ले सकते हैं, लेकिन जो सबसे कन्वीनियंट साधन रहेगा वो है कैब का। अब हम पहुंच चुके हैं डॉकी में और यहाँ जिस कैंप लोकेशन पर हम रुकने वाले हैं, ये स्थित है स्नोग पिडांग में, जो कि डॉकी से लगभग 7.5 किलोमीटर्स की दूरी पर है। यहाँ पहुँचते हुए हमें रात्रि हो चुकी है और हमारा डिनर रेडी हो चुका है, जिसमें लोकल फूड सर्व किया जाता है। अब स्नोंग पिडांग में सवेरा हो चुका है। ये हमारी कैंप लोकेशन थी जहाँ पर हमने स्टे किया था, और ये वाला कैंप था जहाँ पर हम रुके थे। इसे मैं आपको थोड़ा अंदर से दिखाना चाहूँगा। ये ट्रिपल शेयरिंग कैंप है, जहाँ पर 3 लोगों के सोने की, बैठने की सुविधा है, लेकिन हम यहाँ पर 2 लोग ही थे जो कि यहाँ पर रुके थे। ये लोकेशन काफ़ी सुंदर है क्योंकि ये उमगोट रिवर के किनारे पर है। जैसे कि आप देखेंगे ये नदी है और इस नदी के किनारे कई सारे कैंप्स बने हुए हैं। कई सारे कैंप नदी के उस पार हैं और कई सारे कैंप नदी के इस पार हैं। तो यहाँ पर आकर आप इजीली स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर कैंप्स अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मिलते हैं। इस तरह के जो कैंप्स होते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं होती और सभी कैंप्स वाले जो हैं वो पब्लिक टॉयलेट को यूज़ करते हैं, यानी कि एक शेयरिंग टॉयलेट होता है, बाथरूम होता है, उसे यूज़ किया जाता है। लेकिन जो कॉटेजेस होते हैं, जो प्राइवेट कैंप्स होते हैं बड़े वाले, वहाँ पर आपका प्राइवेट वॉशरूम भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा भी होगी। वो थोड़े लग्जरी कैटेगरी में आते हैं, थोड़े महंगे पड़ते हैं। ये वाले थोड़े सस्ते पड़ते हैं और इसमें आप एक्चुअल नेचुरल जो कैंपिंग होती है उसका अनुभव ले सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप किस तरह की कैंपिंग करना चाहते हैं, लेकिन हर तरह के कैंप यहाँ पर ईज़िली अवेलेबल होते हैं। स्नोंग पिडांग में कैंपिंग करने का सबसे अच्छा समय रहता है विंटर्स का, स्पेशली दिसंबर से लेकर फरवरी का, क्योंकि उस दौरान यहाँ पर सर्दी होती है। तो आप बॉन्ड फायर कर सकते हैं, डीजे नाइट कर सकते हैं और अच्छे से कैंपिंग को एंजॉय कर सकते हैं। इस स्थान पर आप स्नो पिडांग का सस्पेंशन ब्रिज भी देख सकते हैं, जिस पर अभी हम खड़े हैं। ये काफ़ी बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है जिसके नीचे कोई भी पिलर्स नहीं हैं। जब इस ब्रिज पर हम चलते हैं तो ये शेक करता है और इसका अनुभव भी काफ़ी अच्छा लगता है। अब डॉकी के उमगोट रिवर पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं, जहां से क्रिस्टल क्लियर वाटर में बोटिंग कराई जाती है। यहां पर बोटिंग करने का टिकट चार्ज लगता है 800 रुपीज़ पर बोट का। एक बोट में 3 मेंबर्स बैठ सकते हैं। यहां पर मेंशन भी किया हुआ है 800 रुपीज़ पर बोट 3 पीपल्स, और ये जो बोटिंग टाइम होता है वो है 45 मिनट्स का। तो हमने अब टिकट परचेज़ कर लिया है और चल रहे हैं बोटिंग के लिए।
अब डॉकी में हमारी बोट राइड की शुरुआत हो चुकी है। ये काफ़ी अच्छा अनुभव होने वाला है। अभी जिस नदी में हम बोट राइड कर रहे हैं इसका नाम है उमगोट रिवर, जिसे डॉकी रिवर के नाम से भी जाना जाता है। और जिस महीने में हम ये बोट राइड कर रहे हैं ये महीना है नवंबर का, जिस दौरान आप देखेंगे तो पानी इतना ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर नहीं है। पानी थोड़ा सा क्लाउडी है, नीचे तक का नज़ारा नहीं देखा जा सकता। लेकिन अगर आपको क्रिस्टल क्लियर पानी चाहिए तो आप आ सकते हैं दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में, जिस दौरान बारिश नहीं होती है। उस टाइम पर आपको क्रिस्टल क्लियर पानी मिलेगा। अगर यहाँ पर कभी भी बारिश हो जाती है तो फिर पानी मडी हो जाता है, यानी कि मिट्टी वाला हो जाता है, जिससे कि वो क्रिस्टल क्लियर नहीं रहता। अगर आप क्रिस्टल क्लियर चाहते हैं तो दिसंबर, जनवरी या फरवरी के महीने में यहाँ आ सकते हैं। बीच बीच में काफ़ी सुंदर सीनरी आती है, जहाँ पर बैठकर आप इस खूबसूरत नज़ारे को निहार सकते हैं और बोटिंग के दौरान अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। अब बोटिंग करके हम वापस आ चुके हैं। यहाँ पर बोटिंग करने का सही अनुभव तो आपको क्रिस्टल क्लियर वाटर के साथ ही मिलेगा, तभी आपको ये बोटिंग यूनिक लगेगी। अदरवाइज़ ये बोटिंग आपको एक नॉर्मल बोटिंग जैसी लग सकती है। डॉकी एक छोटा गांव है, यहाँ पर एक लोकल मार्केट भी लगता है, जहाँ पर कुछ दुकानें हैं। अगर आप चाहें तो कुछ ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। डॉकी में अभी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्थान पर पहुंचे हैं, जो कि है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। जैसे कि अभी आप हमारे पीछे देखेंगे तो आपको एक बोर्ड नज़र आएगा जिस पर लिखा है वेलकम टू बांग्लादेश, यानी कि ये भारत बांग्लादेश की सीमा है जिस पर हम खड़े हैं। ये इंडिया का आखिरी स्टोन है। इसके बाद अगर हम क्रॉस कर जाते हैं तो आ जाता है बांग्लादेश। अभी जितने भी लोग आपको उस पार नज़र आ रहे हैं वे सभी बांग्लादेशी हैं। इस पॉइंट पर आकर काफ़ी एक्साइटमेंट का अनुभव होता है, क्योंकि हम बॉर्डर पर खड़े हैं। इस पॉइंट पर आकर आप कुछ मेमोरेबल पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पीछे आपको नज़र आएगा वेलकम टू बांग्लादेश, और यहाँ पर वो माइलस्टोन नज़र आएगा जिस पर लिखा हुआ है 1275 इंडिया। इसके साथ भी आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और एक अच्छी मेमोरी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर एक चेक पोस्ट बनी हुई है, जहां पर बीएसएफ के जवान तैनात रहते हैं। इस बॉर्डर को क्रॉस करना अलाउड नहीं होता। अगर हमें बांग्लादेश जाना होता है तो उसके लिए वीज़ा यानी कि परमिशन की आवश्यकता होती है। अब पहुंच चुके हैं एशिया के सबसे क्लीनेस्ट यानी कि साफ़ सुथरे गांव में, जिसका नाम है माओलिंगनोंग, जिसे गॉड्स ओन गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। इसे 2003 में क्लीनेस्ट विलेज का खिताब दिया गया था। ये गांव वाकई में बहुत साफ़ सुथरा है। आप यहाँ के घर देखेंगे तो वो भी ग्रीनरी के बीच में बहुत क्लीन तरीके से बनाए गए हैं, और जो रोड्स देखेंगे यहाँ पर भी किसी तरह का कचरा आपको नज़र नहीं आएगा। गांव के अंदर ही बैम्बू की मदद से स्काई व्यू पॉइंट बनाया गया है, जहां से एक साइड बांग्लादेश का नज़ारा देखा जा सकता है और दूसरी तरफ देखें तो जो गांव है उसका नज़ारा भी दिखाई देता है। माओलिंगनोंग विलेज में अब आ चुका है बैलेंसिंग रॉक, जिसे देखने का टिकट शुल्क लगता है 10 रुपीज़ पर पर्सन का। ये है बैलेंसिंग रॉक, जिसे आप देखेंगे ये एक बहुत बड़ी चट्टान है, जो कि एक छोटी चट्टान पर एक छोटे पत्थर पर टिकी हुई है। इस वजह से इसे बैलेंसिंग रॉक कहा जाता है, क्योंकि आइडो साइडों से आप देखेंगे तो कहीं से भी इसको सपोर्ट नहीं दिया गया है। माओलिंगनोंग विलेज से कुछ ही दूरी पर अब आ चुका है वाई विलेज, जहाँ पर है एक लिविंग रोड ब्रिज, जिसे अब देखने हम चल रहे हैं। रोड ब्रिज तक जाने के लिए हमें कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की ओर जाना होता है।
लिविंग रोड ब्रिज तक जाने का रास्ता बहुत अच्छा है और हरियाली से भरा हुआ है। आप देखेंगे तो चारों ओर आपको सिर्फ वनस्पति ही वनस्पति नज़र आएगी। रोड ब्रिज तक जाने के लिए टिकट शुल्क लगता है। टिकट काउंटर रास्ते में ही बना हुआ है। टिकट शुल्क है 40 रुपीज़ पर पर्सन का। अब सीढ़ियाँ क्रॉस करके हम पहुँच चुके हैं लिविंग रोड ब्रिज के बिल्कुल पास में। इसका जो ट्रैक था ज़्यादा लंबा नहीं था, सिर्फ हमें 10 मिनट ही लगे और हम बहुत आसानी से यहाँ तक पहुँच गए। ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं हैं, आप भी यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। लिविंग रोड ब्रिज को खासी जनजाति के लोगों द्वारा बनाया जाता है और ये बनने में कई साल लेते हैं। और जिस पॉइंट पर अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ से आकर आप अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पूरा का पूरा रोड ब्रिज बहुत ईजिली नज़र आता है। यहाँ बह रहे इस पानी में आप चाहें तो नहा भी सकते हैं, क्योंकि ये फ्रेश वाटर है और क्रिस्टल क्लियर है। लिविंग रोड ब्रिज के टाइमिंग के बारे में बात करें तो ये सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक पर्यटकों के लिए ओपन रहता है। अब हम चल रहे हैं शिलोंग के लिए। डॉकी से शिलोंग का डिस्टेंस है लगभग 80 किलोमीटर्स का। तो चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि शिलोंग में आप कहाँ पर रुक सकते हैं। शिलोंग में जगह जगह पर कई सारे होटल्स बने हुए हैं और होम स्टेज की सुविधा भी है। यहाँ पर जो सबसे पॉपुलर लोकेशन है जहाँ पर रुका जा सकता है वो है पुलिस बाज़ार, जहाँ पर कई सारे होटल्स बने हुए हैं जो कि लो बजट से लेकर हाई बजट तक अवेलेबल होते हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि शिलोंग में आपको कहाँ पर रुकना है। अगर आपको लो बजट स्टे चाहिए तो आप होम स्टेज में रुक सकते हैं, और अगर आप थोड़ा लग्जरी चाहते हैं तो अच्छे होटल्स में रुक सकते हैं जहाँ पर पूरी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं। शिलोंग के जिस होटल में हम रुकने वाले हैं, इस होटल का नाम है फिनिक्स रेजिडेंसी, जो कि एक काफ़ी लग्जीरियस होटल है। और इसके जिस रूम में हम रुकने वाले हैं उसका टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये है हमारा होटल रूम, जिसे आप देख पाएंगे ये काफ़ी लग्जीरियस है और नीट एंड क्लीन है। इसमें वो सारी सुविधाएं दी गई हैं जो कि हमारे स्टे को कंफर्टेबल बनाती हैं। ये होटल रूम हमारे टूर पैकेज में शामिल है, लेकिन एक जनरल टैरिफ की जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ नॉर्मली रुकते हैं तो एक दिन का चार्ज लगता है 5000 रुपीज़ का, जिसमें कि 2 व्यक्ति का डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है। शिलोंग घूमने के लिए हम तो चल रहे हैं अपनी प्राइवेट कैब के थ्रू, लेकिन अगर आप चाहें तो सिटी बस, ऑटो रिक्शा, लोकल टैक्सी या फिर स्कूटी या बाइक रेंट पर लेकर भी शिलोंग घूम सकते हैं। शिलोंग में अब हम चल रहे हैं एलिफेंट फॉल्स को देखने के लिए, जिसका डिस्टेंस शिलोंग सेंटर से लगभग 12 किलोमीटर्स का है। एलिफेंट फॉल को देखने का टिकट शुल्क लगता है 100 रुपीज़ पर पर्सन का। और अभी जिस स्पॉट पर हम खड़े हैं, यहाँ से एलिफेंट फॉल तक पहुँचने के लिए हमें थोड़ा ट्रैक करते हुए आगे की ओर जाना होता है। अब एलिफेंट फॉल के पास में हम पहुंच चुके हैं। ये वाटरफॉल 3 स्तरीय वाटरफॉल है। ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा है इस वाटरफॉल का, जहां से इस वाटरफॉल की शुरुआत होती है। यहां से आप देखेंगे तो ये झरने का 2nd लेवल है, जिसे यहां से देखा जा सकता है। अब एलिफेंट फॉल्स के मेन व्यू पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं, जो कि 3rd लेवल है इस वाटरफॉल का। लेकिन यहाँ से ये वाटरफॉल सबसे सुंदर और सबसे अच्छा दिखाई देता है। अगर आप 3rd लेवल पर आते हैं तो यहाँ खड़े होकर आप वाटरफॉल के साथ काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। यहाँ वाटरफॉल के नीचे एक छोटा सा कुंड भी बना हुआ है। इस वाटरफॉल को घूमने की टाइमिंग की बात करें तो इसे आप 1 घंटे में आराम से घूम सकते हैं।
अब शिलोंग के फेमस एयरफोर्स म्यूज़ियम को हम देखने आ चुके हैं। इस म्यूज़ियम को देखने का टिकट शुल्क लगता है 40 रुपीज़ पर पर्सन का। और म्यूज़ियम को देखने के लिए सबसे पहले आपको विज़िटर्स पास दिए जाते हैं, जिसको पहनकर आपको अंदर की ओर प्रवेश करना होता है। जैसे ही आप म्यूज़ियम के अंदर प्रवेश करते हैं तो एयरफोर्स से जुड़ी कई सारी चीज़ें यहाँ देखने मिलती हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो वायु सेना में जो हेलीकॉप्टर यूज़ किया जाता है उसका जो मॉडल है, जो असली हेलीकॉप्टर है, वो यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। हालांकि ये पुराना है, वर्किंग में नहीं है, लेकिन इसे यहाँ पर देखा जा सकता है बहुत ही क्लोज़ में। तो इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो आगे बढ़ते हैं, 1 बाय 1 करके सभी को देखेंगे। अब एयरफोर्स म्यूज़ियम के एक ऐसे सेक्शन में हम आ चुके हैं जहां पर रियल एयरक्राफ्ट्स को डिस्प्ले किया गया है। यहां पर आप देखेंगे तो जो रियल एयरक्राफ्ट्स होते हैं जिन्हें यूज़ किया गया है वो यहां पर डिस्प्ले किए गए हैं। और यहां पर खड़े होकर आप प्लेन के साथ अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। एयरफोर्स म्यूज़ियम के टाइमिंग के बारे में बात करें तो ये सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक ओपन रहता है और ये सभी दिन ओपन रहता है। आप इसे कभी भी देखने आ सकते हैं और इस म्यूज़ियम को देखने में आपको लगभग आधा से 1 घंटे का समय लगेगा। अब हम चल रहे हैं शिलोंग पीक के लिए, जिसका डिस्टेंस शिलोंग सेंटर से लगभग 16 किलोमीटर्स का है। यहाँ तक आने का मैक्सिमम रास्ता हम अपनी प्राइवेट कैब या टैक्सी से पार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अंदर जाने के लिए हमें कुछ इस तरह की टैक्सी हायर करनी होती है, जिसका चार्ज लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का। और अगर आप यहाँ पर शेयरिंग टैक्सी लेते हैं तो आप 4 लोग इसको एक टैक्सी में बैठ सकते हैं। 200 रुपये गाड़ी का लगता है और 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से टिकट चार्ज लगता है, जिसे आप यहाँ बने विंडो से परचेज़ कर सकते हैं। तो हमने अब टिकट परचेज़ कर लिए हैं और चल रहे हैं शिलोंग पीक के लिए। अब शिलोंग पीक पर हम पहुंच चुके हैं, जो कि शिलोंग का सबसे ऊंचा पॉइंट है। यहां से शिलोंग का पूरा नज़ारा देखा जा सकता है। शिलोंग की जितनी भी बसावट है वो यहां से बहुत अच्छे से नज़र आती है। इस पॉइंट पर आकर आप बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, साथ ही शिलोंग को बहुत अच्छे से निहार सकते हैं। शिलोंग पीक में एयरफोर्स स्टेशन है और साथ ही रेडार है। यहाँ पर आने के लिए हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है और प्रवेश करने के लिए हमारे पास अपना आईडी कार्ड होना ज़रूरी है, जैसे कि आप अपना आधार कार्ड कैरी कर सकते हैं। शिलोंग पीक की टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक ओपन रहता है। और शिलोंग पीक को विजिट करने में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। अब शिलोंग के एक प्रसिद्ध म्यूज़ियम को हम देखने आए हैं, जिसका नाम है डॉन बॉस्को म्यूज़ियम। इस म्यूज़ियम को देखने का टिकट शुल्क लगता है 100 रुपीज़ पर पर्सन का, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो 80 रुपीज़ पर पर्सन का यहाँ टिकट चार्ज लगता है। इस म्यूज़ियम की टाइमिंग के बारे में बात करें तो ये सुबह 9:30 बजे ओपन हो जाता है और शाम को 5:30 बजे तक ओपन रहता है। लेकिन इसके समर और विंटर्स टाइमिंग थोड़े डिपेंड करते हैं, थोड़े से ऊपर नीचे रहते हैं। और जो लास्ट एंट्री है वो लगभग 4:30 बजे तक दी जाती है। इस म्यूज़ियम का एवरी संडे अवकाश होता है और भी कुछ हॉलीडेज़ हैं जिन्हें यहाँ पर मेंशन किया गया है। डॉन बॉस्को म्यूज़ियम एक फेमस संग्रहालय है, जहाँ पर भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों की जनजातीय संस्कृति, इतिहास और जीवन शैली को प्रदर्शित किया गया है। संग्रहालय में पारंपरिक कपड़े, आभूषण, हथियार, कृषि उपकरण, संगीत वाद्य यंत्र, चित्र, हस्तशिल्प और हजारों वस्तुएं प्रदर्शित हैं। यह संग्रहालय 7 मंजिला इमारत में बना हुआ है। इसमें अनेक थीम आधारित गैलरीज हैं जो अलग अलग जनजाति और उनके जीवन को दिखाती हैं। और इस म्यूजियम को एक्सप्लोर करने में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा।
अब शिलोंग के प्रसिद्ध पुलिस बाज़ार में हम पहुंच चुके हैं, जो कि शिलोंग का एक लोकल मार्केट है। यहाँ पर हर तरह की दुकान आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप यहाँ से कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं। हालांकि कुछ चीज़ें यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा गली में जाएंगे, थोड़ा सा साइड में जाएंगे, तो वहाँ आपको काफ़ी सस्ती चीज़ें भी उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर वूलन क्लॉथ्स यानी कि जो सर्दी के कपड़े होते हैं उसकी दुकान है। अगर आपको पिज़्ज़ा खाना है तो पिज़्ज़ा यहाँ पर है, डोमिनोज़ यहाँ पर है, कई तरह की खाने पीने की दुकानें हैं। जो बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम्स होते हैं, ब्रांडेड शॉप्स होती हैं, वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अगर आप पुलिस बाज़ार आते हैं तो यहाँ से हर चीज़ जो भी आपको नीड है वो आप परचेज़ कर सकते हैं। पुलिस बाज़ार आने का सबसे अच्छा समय शाम का है, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग्स जल जाती हैं और लोगों की चहल पहल नज़र आती है, जिससे यहाँ का नज़ारा और भी अच्छा लगता है। शिलोंग में खान पान की बात करें तो यहाँ पर मोस्टली नॉन वेजिटेरियन फूड्स फेमस हैं, लेकिन अगर आप हमारी तरह एक प्योर वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ के पुलिस बाज़ार के पास में आ जाते हैं तो यहाँ पर कई सारे ऐसे प्योर वेज रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर आप शुद्ध शाकाहारी भोजन ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जीवा है, और एक रेस्टोरेंट है जिसके सामने अभी हम खड़े हैं जिसका नाम है बिस्ट्रो, जो कि प्योर वेजिटेरियन है, शुद्ध शाकाहारी है। यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। और भी कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन मेनली यहाँ पर आपको नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस ही मिलेंगे। वेजिटेरियन ऑप्शंस के लिए आपको यहाँ के लोकल लोगों से पूछना होगा। आज हमारे मेघालय ट्रिप का 7वां दिन है और अब हम चल रहे हैं शिलोंग से मौसिन राम के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 60 किलोमीटर्स का। मौसिन राम के लिए हम तो चल रहे हैं अपनी प्राइवेट कैब के थ्रू, लेकिन अगर आप चाहें तो लोकल बस या शेयरिंग टैक्सी की सहायता भी ले सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं मौसिन राम में, जो कि एक ख़ास गांव है क्योंकि यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। दिस इज़ द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। अब हम चल रहे हैं मौसिन राम में स्थित दुनिया की सबसे लंबी गुफा को देखने, जिसका नाम है क्रेमपुरी केव। ये गुफा लगभग 24 किलोमीटर लंबी है और इस गुफा तक जाने के लिए हमें साइन बोर्ड से होते हुए आगे की ओर बढ़ना होता है, जहाँ पर है गुफा का मुख्य प्रवेश द्वार। अब क्रेमपुरी केव के पास में हम पहुंच चुके हैं। इस गुफा का जो एंट्रेंस गेट है वो काफ़ी नैरो है। बाहर से देखने में ऐसा नहीं लगता कि ये गुफा 24 किलोमीटर लंबी भी हो सकती है। और इस गुफा के अंदर जाने के लिए आपको गाइड की आवश्यकता होती है, जो कि यहाँ के लोकल पीपल होते हैं। अब हमने क्रेमपुरी गुफा के अंदर प्रवेश कर लिया है। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही गुफा काफ़ी नैरो नज़र आती है, बहुत पतली गुफा है। अभी क्रेमपुरी गुफा के अंदर हम हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें कई सारे डाइवर्जन्स हैं, यानी कि देयर आर लॉट्स ऑफ वेज इनसाइड दिस केव दैट यू कैन सी दैट हियर इज़ अ वे। यहाँ पर एक रास्ता है और उस गुफा के अंदर भी 3-4 गुफाएँ हैं। ये एक और रास्ता है, इसके अंदर भी 3-4 गुफाएँ हैं। और अभी हम इस तरफ मूव कर रहे हैं और यहाँ पर भी कई सारी गुफाएं हैं। वैसे जो मेन केव है उसकी और आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये गुफा बहुत अलग है, ऐसी गुफा मैंने नहीं देखी है। ये एक सैंडस्टोन गुफा है, यानी कि जो रेतीला पत्थर होता है उसकी गुफा है और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। देखिए आगे जैसे मैं बढ़ा, यहाँ पर एक और गुफा का मुहाना आ गया, यानी कि एक तरह की भूल भुलैया है। अगर आप एक रास्ते पे चले जाते हैं तो ऐसा हो सकता है आप गुम जाएं। अभी
क्रेमपुरी केव के अंदर हम एक छोटा ट्रैक करने वाले हैं, लेकिन जो लोग बड़ा ट्रैक करते हैं वो इस रास्ते जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो केव और भी ज़्यादा चौड़ी होती जा रही है और लंबी है यहाँ से गुफा। जो लंबे जाना चाहते हैं वो इस रास्ते जाते हैं। अब गुफा के उस आखिरी पोर्शन में हम पहुंच चुके हैं जहां पर इस शॉर्ट ट्रैक का अंत होता है। यहाँ पर मर्मेड का जो स्ट्रक्चर है वो नजर आता है। तो फाइनली अब हम क्रेमपुरी गुफा से बाहर आ चुके हैं। इस गुफा का अनुभव वाकई में बहुत अमेजिंग था। अगर आप मेघालय आते हैं तो आपको इस गुफा को ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। इसका जो एंट्रेंस गेट है, जो एंट्रेंस प्रवेश है वो ज़रूर सकड़ा है, लेकिन अंदर से गुफा बहुत ही फैसिनेटिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। मौसिनराम में घूमते हुए हमें तो रात्रि हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर कुछ और प्लेसेस हैं जिन्हें भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। जैसे कि ये एक और केव है यहाँ पर, जिसे आप देख सकते हैं, जहाँ पर एक प्राकृतिक शिवलिंग है जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं और उस गुफा को भी देख सकते हैं। यहाँ सनसेट पॉइंट है और भी कुछ प्लेसेस हैं जिन्हें भी देखा जा सकता है। मौसिनराम से अब हम वापस पहुँच चुके हैं शिलोंग में, जहाँ पर हमारा नाइट स्टे होने वाला है। आज हमारे मेघालय ट्रिप का 8वां दिन है। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चल रहे हैं शिलोंग के कुछ और प्रसिद्ध स्थानों को एक्सप्लोर करने। शिलोंग से लगभग 24 किलोमीटर दूर अब आ चुका है लाइटलूम कैनियंस, जो कि एक बहुत सुंदर व्यू पॉइंट है। अब लाइटलूम कैनियंस के मेन व्यू पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो एक गहरी खाई आपको नज़र आएगी। ये एक बहुत ही डीप वैली है जिसके नीचे से एक रिवर फ्लो होती है और घाटी का दूर तक का नज़ारा देखा जा सकता है। लाइटलूम कैनियंस को देखने के लिए कई सारे टूरिस्ट आते हैं क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। लाइटलूम कैनियंस मेनली फेमस है सनराइज़ के लिए, क्योंकि यहाँ से सनराइज़ का बहुत खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। जब यहाँ सनराइज़ देखने हम आते हैं तो क्लाउड्स नीचे की ओर नज़र आते हैं और सन ऊपर की ओर नज़र आता है, जो कि एक अलग ही अद्भुत नज़ारा होता है जिसे यहाँ से देखा जा सकता है। शिलोंग से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर अब आ चुका है स्वीट फॉल्स, जो कि एक काफ़ी खूबसूरत झरना है और बहुत ऊंचाई से गिरता है। हालांकि इस झरने को हम दूर से ही देख सकते हैं, इसके पास नहीं जाया जा सकता, लेकिन फिर भी ये झरना बहुत सुंदर है। यहाँ पर आकर आप बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। इस झरने के बारे में बहुत सारे टूरिस्ट को पता नहीं हो पाता, लेकिन आपको यहाँ आना चाहिए क्योंकि इसका नज़ारा देखने लायक है। बहुत ही सुंदर सा घाटी का व्यू नज़र आता है और साथ ही झरना भी अच्छा नज़र आता है। यहाँ आकर आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और फोटोज़ भी अच्छे क्लिक कर सकते हैं। इस झरने को देखने का टिकट शुल्क लगता है 20 रुपीज़ पर पर्सन का, और इस स्थान को देखने में आपको लगभग आधा पौन घंटे का समय लगेगा। शिलोंग में आप मेघालय के स्टेट म्यूज़ियम को देखने भी आ सकते हैं, जिसका नाम है विलियमसन संगमा म्यूज़ियम। इस म्यूज़ियम को देखने का टिकट शुल्क लगता है 80 रुपीज़ पर पर्सन का, और ये सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक ओपन रहता है और संडे के दिन इसका अवकाश होता है। मेघालय स्टेट म्यूज़ियम में मेघालय की संस्कृति और इसके इतिहास से जुड़ी कई सारी चीज़ें देखने मिलती हैं। अगर हमें मेघालय को अच्छे से देखना है और समझना है तो मेघालय स्टेट म्यूज़ियम एक काफ़ी अच्छी जगह है। ये म्यूज़ियम 2 पार्ट्स में बना हुआ है और इस म्यूज़ियम को देखने में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। ये है शिलोंग का वार्ड्स लेक, जिसका निर्माण किया गया था ब्रिटिशर्स काल में 1894 में।
ये एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है शिलोंग का, क्योंकि यहाँ पर बोटिंग होती है और साथ ही बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर गार्डन एरिया है जहाँ पर आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वार्ड्स लेक में प्रवेश करने का टिकट शुल्क लगता है 20 रुपीज़ पर पर्सन का। इसी के साथ अगर आप चाहें तो शिलोंग में लेडी हेडरी पार्क को एक्सप्लोर कर सकते हैं और चाहें तो मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस कैथेड्रल चर्च को भी विजिट कर सकते हैं। आज हमारे मेघालय ट्रिप का आखिरी दिन है और हम चल रहे हैं उमियम लेक को एक्सप्लोर करने। शिलोंग से लगभग 16 किलोमीटर दूर अब आ चुकी है उमियम लेक, जो कि एक काफ़ी प्रसिद्ध झील है। यहाँ पर बोटिंग कराई जाती है। बोटिंग अलग अलग वेराइटीज़ की होती है, जैसे कि आप यहाँ पर स्पीड बोट का आनंद ले सकते हैं, एक नॉर्मल चलने वाली बोट का आनंद ले सकते हैं जिसमें कि 10 पर्सन्स की कैपेसिटी होती है। उमियम लेक में प्रवेश करने का टिकट शुल्क लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का। और इसके टाइमिंग के बारे में बात करें तो ये सुबह 9:30 बजे से शाम को 4 बजे तक ओपन रहती है। अब उमियम लेक को एक्सप्लोर करने के बाद हम चल रहे हैं गुवाहाटी एयरपोर्ट के लिए, जहां से मिलेगी हमें रिटर्निंग फ़्लाइट अपने घर वापसी के लिए। मेघालय घूमने के लिए हम आए थे नवंबर के महीने में, लेकिन आप साल में कभी भी यहाँ आ सकते हैं। लेकिन अगर बेस्ट सीज़न के बारे में बात करें तो वो रहता है विंटर्स का। तो चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि मेघालय घूमने का हमारा ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थीं। ये टूर पैकेज हमने बुक किया था वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसका ड्यूरेशन था 8 नाइट्स 9 डेज़ का। इस टूर पैकेज में हमें लग्जरी होटल्स में स्टे की फैसिलिटी मिली थी जहां पर हम रुके थे। हमारे इस टूर पैकेज में एक प्राइवेट कैब की फैसिलिटी थी, जिससे कि हमने सभी साइट सीन्स किए और हमारा ब्रेकफास्ट इसी टूर पैकेज में शामिल था। ये पैकेज हमें पड़ा था 86,000 रुपीज़ का, क्योंकि इस टूर के दौरान हम 2 व्यक्ति थे तो हमारा पर पर्सन कॉस्ट आया 43,000 रुपीज़ का। लेकिन ये पैकेज आपके लिए काफ़ी सस्ता पड़ सकता है कि अगर आप इस सेम टूर के लिए अगर कम से कम 4 व्यक्ति आते हैं तो आपका पर पर्सन कॉस्ट आएगा 32,500 रुपये का। और अगर आप सेम टूर के लिए अगर कम से कम 6 व्यक्ति आते हैं तो इसका पैकेज कॉस्ट आपको और कम पड़ेगा, जो कि रहेगा 30,000 रुपीज़ पर पर्सन का। कुल मिलाकर बात यह है कि जितने ज़्यादा लोग आप आएंगे उतना सस्ता आपके लिए पैकेज रहेगा। अभी हम हैं वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के ऑफिस में, जो कि नोएडा दिल्ली में स्थित है। कंपनी की ऑथेंटिसिटी के लिए मैं आपको कंपनी का ऑफिस टूर कराना चाहूँगा। ये है कंपनी का ऑफिस वर्किंग एरिया, जहाँ पर कई सारे टीम मेंबर्स वर्क करते हैं। ये कंपनी काफ़ी ट्रस्टेड है, आप कंपनी पर भरोसा कर सकते हैं। अभी हमारे साथ हैं वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के ओनर्स मिस्टर रवि चौहान सर एंड पंकुल मैम, जिनके साथ भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। सर और मैम का नेचर काफ़ी अच्छा है। ये कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर्ली सुनते हैं और उनका पूरी तरह समाधान करते हैं, उन्हें पूरी तरह सेटिस्फाई करते हैं। अगर आप चाहें तो वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। पैकेज बुक करने के लिए या तो आप फिज़िकली ऑफिस विज़िट कर सकते हैं और यहाँ पर अपना पैकेज बुक कर सकते हैं, या फिर आप ऑन कॉल सर या मैम से या फिर टीम से बात कर सकते हैं और अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। टीम की और सर मैम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो ये है मेघालय और मेघालय घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। हमारा अनुभव मेघालय में काफ़ी अच्छा रहा। आपको ये अनुभव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।